यूपी में धर्मांतरण के अधर्म के खुलासे के बाद गिरफ्तार आरोपी जहांगीर और उमर गौतम ने एटीएस की पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। इन खुलासों की बदौलत सुराग तलाशने में जुटी एटीएस की जांच में सामने आया है कि धर्मांतरण के इस गिरोह के संबंध आतंकी संगठनों से भी हैं। इतना ही नहीं, धर्मांतरण के खेल में विदेशी फंडिंग और टेरर फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि धर्म बदल चुके मूक बधिर बच्चों का जिहादी गतिविधियों में इस्तेमाल होता था और जहांगीर सिर्फ 2000 रुपए में धर्मांतरण का सर्टिफिकेट बांटता था। इसी मुद्दे से जुड़े और क्या क्या खुलासे हो रहे हैं, ये जानने के लिए हम अपने सहयोगियों के पास चलेंगे और जानेंगे कि जांच एजेंसियों के पास और क्या सुराग हाथ लगे हैं, क्या खुलासे हो रहे हैं, आशंकाएं कितनी बड़ी हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोएडा की नेशनल डेफ सोसाइटी का एक शिक्षक ज्योति बधिर स्कूल का दौरा भी कर चुका था, जिसने कई छात्रों का माइंड वॉश करने की कोशिश की थी। ये बात स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजर ने एटीएस को पूछताछ में बताई है। एक और धर्मांतरण की आड़ में देश में किसी साजिश को अंजाम देने की इस पूरी कवायद का एटीएस खुलासे पर खुलासा कर रही है, तो दूसरी ओर जमीयत उलेमा-ए हिंद ने उमर गौतम की सभी मुकदमे में पैरवी की बात कही है। इसको लेकर ये बयान जारी किया गया है। देश में धर्मांतरण के मामले में एटीएस की पूछताछ और जांच में हैरान करने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अभी भी जांच जारी है। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे नेटवर्क का जांच एजेंसियां कब तक खुलासा कर पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगियों का और जानते हैं कि खुलासे किस तरीके के हो रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ सहयोगी ओपी तिवारी जुड़ गए हैं, कानपुर से रतीश हैं और नोएडा से बलराम हैं। ओपी जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। अभी तक जो पूछताछ हुई है, जो खुलासे हो रहे हैं, क्या ये भी मामला सामने आ रहा है कि धर्मांतरण के साथ ही साथ देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ी चुनौती खड़ी करने की तैयारी थी? बिल्कुल, देश की जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती थी। इस बात की संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता था। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि पूछताछ के दौरान जो इस मामले का काजी है, जो सर्टिफिकेट इशू करता था, काजी जहांगीर, उसने बड़े इजी तरीके से बताया कि साहब मैं तो मेरे सामने पेश होते थे और मैं सर्टिफिकेट इशू कर देता था। लेकिन वो फंसा जब उससे पूछा गया मूक बधिर बच्चों को आपने कैसे इशू किया था, उन्होंने आपको कैसे बताया था कि आप उनकी भाषा जानते हैं। तब ये बड़ा खुलासा हुआ कि 2000 रुपए के बदले वो सर्टिफिकेट दे देता था। यानी सीधे तौर पर जो इस षड्यंत्र के पर्दे के पीछे के षड्यंत्रकारी हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को जानते थे कि 2000 रुपये देने पर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि नए धर्मांतरण कानून आने के पहले केवल काजी का एक सर्टिफिकेट चाहिए था, जिसके सामने ये कबूलनामा करता था धर्मांतरण करने वाला शख्स कि वो बिना किसी दबाव के वो धर्म अपना चेंज कर रहा है। तो काजी के सर्टिफिकेट के आधार पर ही धर्म परिवर्तन मान लिया जाता था। पर्दे के पीछे के खिलाड़ियों को पता था कि वह महज एक सर्टिफिकेट, जिसकी कीमत अब खुद काजी जहांगीर ने सूत्रों के मुताबिक 2000 रुपये बताई है, बड़े आराम से सर्टिफिकेट मिल गया। और मूक बधिर बच्चों का अवदेश आप कल्पना कीजिए, हम और आप बात कर रहे हैं, हम और आप एक दूसरे के इशारे समझते हैं, लेकिन जब दो मूक बधिर आपस में इशारे और बात करते हैं तो संभवतः हम और आप नहीं समझ पाते हैं। अगर इन लोगों को टेरर के काम में झोंक दिया गया होगा और अगर ये कहीं बड़ी वारदात को करना चाहेंगे तो इनके इशारे ना आप समझ पाएंगे, ना खुफिया एजेंसियां समझ पाएंगी। उनके इशारे तो वही लोग समझेंगे और एक बड़े नेटवर्क का जो है वो आप ये कहिए कि बड़ा नेटवर्क इनका तैयार हो जाएगा। और पकड़े जाने पर भी वो कोई खुलासा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो वो सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं। लिहाजा जो इस तरह का नेटवर्क सामने आया है, उससे स्पष्ट है कि इस मामले में जो देश की आर्थिक सुरक्षा, जो आंतरिक सुरक्षा है, वो भी एक बार सवालों के निशाने पर, या ये कहिए कि सुरक्षा के निशाने पर आ सकती थी अवदेश। बिल्कुल, ये एक बड़ी चिंता वाली बात है। रतीश भी हमारे साथ जुड़े हुए। रतीश, एक तरफ तो ये धर्मांतरण का पूरा मामला सामने आ रहा है, इन सब के बीच जो यूपी में ये जांच पड़ताल चल रही है, जो बाकी जांच का दौर चल रहा है, उसमें और क्या क्या अहम बातें सामने आ रही हैं? क्योंकि पहले भी कानपुर खास तौर से, चाहे लव जिहाद वाला मामला रहा हो, उसमें भी एक एपिक सेंटर बन के सामने आया था। फिर से एक बार चीजें गड़बड़ हो रही हैं। देखिए, कानपुर की अगर बात की जाए तो धर्मांतरण गैंग का जब से खुलासा हुआ है तो आदित्य उर्फ
अब्दुल, आदित्य को जो अब्दुल बनाया गया था उसी विद्यालय में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर आदित्य पढ़ता था। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये वही विद्यालय है, ज्योति मूक बधिर विद्यालय बिठूर का, जहाँ पर वो पढ़ता था, बचपन से पढ़ रहा था और 10वीं और 12वीं क्लास को उसने यहीं से पास किया है 2017 में और 2019 में। यहीं पर उसकी मुलाकात रागी बालम से हुई थी। रागी बालम वही व्यक्ति है जो नोएडा डेफ सोसाइटी से यहाँ पर उसको इंडियन साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए सभी बच्चों को यहाँ पर पहुँचा था और इंडियन साइन लैंग्वेज सिखाने के बहाने उसने इस्लाम धर्म की तरफ प्रेरित किया। सबसे बड़ा खुलासा ये है कि जो एबीपी गंगा कर रहा है, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि आदित्य उर्फ अब्दुल ने अपने साथ पढ़ने वाले 2 बच्चों को इस्लाम की तरफ प्रेरित किया था। यानी वो खुद कन्वर्ट हो चुका था, इस्लाम धर्म कबूल कर चुका था और उसके बाद उसने अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को भी इस्लाम के प्रति प्रेरित करने की कोशिश की थी और इसकी बात की तस्दीक खुद बच्चों ने अपने परिजनों को बताई थी और परिजन इस मामले को थाने तक ले गए थे और थाने ले जाने के बाद कानपुर का गोविंद नगर थाना है, वहाँ तक शिकायत गई थी। पहले प्रिंसिपल से बोला गया, प्रिंसिपल की वहाँ पर पेशी भी हुई थी और उसके बाद शिकायत FIR ऑफिशियल नहीं की गई थी। यानी इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया था कि अब वो खुद तो कन्वर्ट हो चुका था। बिल्कुल, यानी कि उमर गौतम की राह पर वो भी चल पड़ा। जैसे उमर गौतम पहले उसने धर्मांतरण किया और अब खबर आ रही है कि वो कैसे फतेहपुर में पहुंचा था। हमारे साथ विवेक भी जुड़ गए। विवेक, अभी खबर ये भी आई कि जो उमर गौतम है ये 2020 में फतेहपुर अपने गांव पहुंचा था, 20-25 मौलानाओं के साथ पहुंचा था और वहां की स्कूल के एक टीचर ने बताया कि बाकायदा दबाव भी बनाया गया और ये भी कहा कि जो इस्लाम को कबूल करेगा, धर्म परिवर्तन करेगा, उसकी गरीबी दूर कर दी जाएगी। जी अवधेश, आपने सही जानकारी दी है। ये ATS और अन्य खुफिया एजेंसियों की जानकारी में भी आया है। उमर ने पूछताछ में भी ये बताया है। हालांकि उसने ये बताया कि उस दौरान उसके पिता का देहांत हुआ था और वो पिता के देहांत पर गया था। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि उसके पिता को जब से ये मालूम चला था, उसके 5 भाई और हैं उमर के, जब उनको ये पता चला था कि इसने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, तब उन्होंने 5 अपने बेटों के साथ मिलकर इसको अपनी संपत्ति बेदखल किया था, सारे अधिकारों से बेदखल कर दिया था और उसके बाद से उमर दिल्ली में रह रहा था। लेकिन जब उसको पिता की देहांत की जानकारी मिली है तब वो गया था। हो सकता है इसके पीछे भी उसकी मंशा अपने इलाके के गांव के लोगों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करने की योजना रही हो। ATS की एक टीम लगातार फतेहपुर पुलिस से संपर्क में है। कल ATS की एक टीम वहां पहुंची भी थी जो सारे लोगों का ब्यौरा जुटा रही है। 20-25 जो नाम सामने आए हैं उसमें से पता किया जा रहा है कि उमर गौतम के कितने संपर्क में थे और क्या वो दिल्ली उसकी जो इस्लामिक दावा सेंटर है वहाँ पर गए थे, क्या उनका आना जाना हुआ था, क्या उनकी मोबाइल फ़ोन से उमर से बातचीत होती थी या उसकी जो संस्था है उससे उसके अन्य लोगों से बातचीत होती थी। इन सारी बातों को ATS खंगाल रही है, इन सारी जानकारियों को खंगाल रही है। मुद्दा ये है कि हर जिसने भी कन्वर्जन कराया है सबके बारे में एक छोटी से छोटी जानकारी हासिल की जा सके, क्योंकि 2 दिन की पूछताछ के दौरान ये महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि ये टेरर एंगल भी हो सकता है। टेरर एंगल की आशंकाएं भी इसमें सामने आ रही हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार बहुत गंभीर है, बहुत गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बिल्कुल, सरकार गंभीर है। और बलराम भी हमारे साथ नोएडा से जुड़े हैं। बलराम, उस घर में भी आप गए जहां पर एक बच्चा अचानक से गायब होता है और अब उसके परिवार वाले न्याय की मांग कर रहे हैं कि हमारे बेटे को इस्लाम में ले जाया गया, उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया। सरकार तो गंभीर है, ये जो स्पेसिफिक मामला है इसमें अब क्या कह रही है पुलिस? देखिए अवधेश, ये मामला 5 मई 2018 का है। 5 मई 2018 को नोएडा के सेक्टर 93 केजा गांव के पास रहने वाली एक सक्सेना फैमिली का 17 वर्षीय बेटा घर से अचानक गायब हो जाता है। काफ़ी खोजबीन के बाद जब वो बेटा उनको नहीं मिलता है तो नोएडा के फेज 2 थाने में परिजन जा करके उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते हैं। लेकिन 2-4 दिन बाद जब उसकी माँ उसका फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट और उसके व्हाट्सएप चैट को खंगालती है तो उसको कई आश्चर्यचकित खुलासे देखने को मिलते हैं। देखने को मिलता है कि फेसबुक पे एक नूरिया नाम की महिला पिछले 1.5 से 2 महीने से लगातार उसके संपर्क में रहती है, उसको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करती है, उसको प्रलोभन देती है और बहुत सी चीज़ें
उस फेसबुक चैट में खुलासा होते हुए दिखाई दिया। उसके बाद उसका पूरा प्रिंट आउट निकाल करके उसकी मां ने पुलिस को दिया और पुलिस को बताया कि इस तरीके से उनके बेटे का धर्मांतरण किया गया। और कुछ ही दिन बाद, लगभग 20 से 25 दिन बाद, उनके बेटे का जो फेसबुक अकाउंट था वो भी चेंज हो गया, उसमें जो प्रोफाइल था वो भी चेंज कर दिया गया और जो दर्श सक्सेना उसका नाम था, जिस नाम से उसका प्रोफाइल था, वो भी चेंज होकर के उसमें रिहान अंसारी लिख दिया गया। तो कुल मिला के जब पुलिस के पास ये मामला गया, पुलिस ने छानबीन की, लेकिन 3 साल तक कुछ नहीं निकला। लेकिन जब उत्तर प्रदेश एटीएस ने 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया और उसके बाद जब नोएडा डेफ सोसाइटी का नाम उजागर हुआ धर्मांतरण को लेकर के, और उसके बाद जब एटीएस ने छानबीन शुरू की कि आखिरकार नोएडा डेफ सोसाइटी का धर्मांतरण को लेकर के क्या रोल रहा है, क्या भूमिका रही है, जब इसकी जांच होने लगी तो कहीं ना कहीं ये मामला भी सामने निकल के आया। और यही वजह है कि अब नोएडा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इस बात का भी पता लगा रही है कि कहीं जो 2018 में बिल्कुल, और पता लगाना जरूरी भी है युवक का धर्मांतरण और ये भी जानना जरूरी है कि क्या ये रैकेट उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं बाहर भी काम कर रहा था। और सबसे अहम बात ये कि क्या उमर गौतम के संबंध जाकिर नाइक से भी थे। तो अभी जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है, पड़ताल चल रही है, क्या इसमें उमर गौतम का संपर्क जाकिर नाइक से भी जुड़ता हुआ दिख रहा है? और यूपी के अलावा किन किन राज्यों तक इस नेटवर्क की तस्दीक हो रही है, कहां कहां पर इन लोगों ने खेल कर दिया है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक सबसे ताज़ा खबर बता देता हूँ। सबसे ताज़ा अपडेट जो एबीपी गंगा अपने दर्शकों तक पहुँचा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इस मामले में दस्तावेज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सौंप दिए गए हैं और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का दिल्ली डिवीज़न इन दस्तावेजों की जांच पड़ताल का काम शुरू करने जा रहा है। इस जांच पड़ताल के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का दिल्ली डिवीज़न का स्पेशल टास्क फोर्स इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सकता है। यानी आज का सबसे ताज़ा अपडेट इस खबर में कि ईडी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने दस्तावेज सौंपे। ईडी ने दस्तावेजों की जांच का काम शुरू किया और इस मामले में बहुत जल्द मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज हो सकता है। दूसरा, जो जहां तक आपके सवाल की बात है, इस मामले में अभी ये जांच आरंभिक तौर पर है। इस मामले में जो इनके कंप्यूटर्स हैं और जो दूसरे अदर इनके सोर्सेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। कई चीज़ों का समावेश आपस में हो रहा है और लेकिन जांच चूंकि अभी आरंभिक चरण में है, जैसा कि मैंने बताया, और कोर्ट में साबित करने के लिए सबूतों की आवश्यकता होती है। आरंभिक चरण में जिस तरह के इस मामले में सबूत मिल रहे हैं, एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं, चाहे उसमें जाकिर नायक का रोल हो या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का रोल हो। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया, जांच आरंभिक चरण में है। तमाम लोगों से इन लोगों के कनेक्शंस मिल रहे हैं, तमाम दूसरे संगठन के नाम सामने आए हैं। और सबसे पहले एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल ने खुलासा किया था कि इस मामले में एक संगठन नहीं 2 संगठन हैं और उसके बाद इन संगठनों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जांच अभी आरंभिक चरण में है। ये तमाम चीज़ें आई हैं, जाकिर नायक से संबंध, आतंकवादियों से ISI से संबंध, लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत इस जांच के दौरान जब सामने आ जाएंगे तो इनके ऊपर कानून का और कड़ा शिकंजा कस जाएगा। जी बिल्कुल। विवेक, अब सवाल ये है कि जो फतेहपुर वाला करेक्शन सामने आ रहा है, इस मामले में क्या कुछ और आगे कार्रवाई देखने को मिल सकती है? क्योंकि जब एक स्कूल शिक्षिका ये कहती है कि स्कूल में आकर इन लोगों ने धर्मांतरण की बात कही थी, तो लोगों से संपर्क करने की स्थिति बन रही है क्या कि और लोगों को ढूंढा जाए कि किस किस को प्रलोभन दिया गया? कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि उस प्रलोभन में फंस के किसी ने बदल भी लिया हो धर्म? जी अवधेश, फतेहपुर के अलावा कानपुर है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जनपद हैं जहां पर इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। और मूक बधिर विद्यालय जो हैं, जो इस तरह के विद्यालय जहां जहां संचालित हो रहे हैं, वहां एटीएस की टीम वहां की पुलिस से संपर्क करके ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उनके विद्यालय के बच्चों से संपर्क किया गया था। जैसा कि नोएडा सोसाइटी वाला हमने इशू देखा, नोएडा डेफ सोसाइटी के जो बच्चे हैं उनसे संपर्क किया गया था। ये भी देखा जा रहा है कि कानपुर का भी जो बिठूर वाला स्कूल का नाम सामने आया है, वहाँ पर कितने बच्चों से, वहाँ का चूंकि एक छात्र खुद ही लोगों को बरगला रहा था, फुसला रहा था और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहा था, उकसा रहा था, तो
ये चीज़ें फतेहपुर में इसी तरह से उमर ने अपने गांव में की थी। उसने कई लोगों का संपर्क किया, वो जो वहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग थे, जो बुजुर्ग थे और जो युवा थे, उनको संपर्क में लाया वो, और उनसे लगातार इस बात के लिए उनको प्रेरित कर रहा था कि वो इस्लाम धर्म कबूल करें। उनको लालच दे रहा था, तमाम तरह के उसने सपने दिखाए थे। तो ये पूरे प्रदेश में जैसे भी मूक बधिर विद्यालय हैं या उमर और जहांगीर, जिनके भी प्रदेश के लोगों से संपर्क है, तमाम छोटी छोटी संस्थाओं से, एनजीओ से, ट्रस्ट से, फाउंडेशन से इन लोग के संपर्क है जो इनको फंडिंग करते थे। देखिए, इसमें हवाला कारोबार का भी एक बड़ा रैकेट सामने आ सकता है। ये सामने आ सकता है जो एटीएस इन बिंदुओं पर जांच कर रही है कि जिस तरह से छोटे छोटे फाउंडेशन या ट्रस्ट से इनको पैसा मिलता था, आईडीसी जो इस्लामिक दावा सेंटर है उसके खाते में पैसे जाते थे, तो कहीं ये पैसा इन छोटी छोटी एजेंसियों, इन छोटी छोटी संस्थाओं, ट्रस्ट के जरिए वहाँ जाता था। ये इनके पास पैसा कहाँ से आता था? ये पैसा इस्लामिक कंट्रीज से आता था, ये फंड आता था उनके पास, हवाला के जरिए आता था। इस बात की भी छानबीन हो रही है। जिस तरह से ओपी तिवारी जी ने भी बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जा रही है, उसी तरह से हवाला का भी एक बड़ा नेटवर्क इसमें सामने आ सकता है। हमने इस मामले में धर्म परिवर्तन के अलावा कई और पहलुओं को उठाया, दिखाया, और अब एटीएस की जांच उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। हवाला का रैकेट पीछे होने का हमने शुरुआत में ही इस तरह की आशंका जताई थी। आतंकवाद की भी आशंकाएं प्रबल हो गई हैं, आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने की आशंकाएं भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और तो इन्हीं धीरे-धीरे आशंकाओं को जिस तरह जांचने से के लिए छोटा सा रतीश जो बदलाव 8 साल के हुआ, दस्तावेज उसको मांगे गए हैं कानपुर के मूक बधिर विद्यालय से कि 8 साल में कितने शिक्षक आए, कौन कौन सा स्टाफ आया, क्या ये दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं? अफरा तफरी का माहौल तो नहीं है विद्यालय में? हाँ बिल्कुल, देखिए एटीएस की टीम कल पूछताछ करने आई थी, इसी विद्यालय पहुंची थी और साफ तौर पर पूरा ब्यौरा खंगाला गया था। ब्यौरा पूरा जुटाया जा रहा है स्कूल के द्वारा, और स्कूल 8 साल में कौन कौन यहाँ पर पढ़ाता रहा, कौन स्टाफ कहाँ तैनात रहा, किसका क्या कार्य रहा, ये तमाम पूरा ब्यौरा जुटाया जा रहा है और जल्दी एटीएस की टीम को ये मुहैया कराया जाएगा। कल प्रिंसिपल से, जो यहाँ के इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मैनेजर से, तमाम लोगों से एटीएस ने पूछताछ करी है, आदित्य के बारे में यानी अब्दुल के बारे में, और उसके साथ ही जो उसके साथ छात्र पढ़ते थे, जो उसको टीचर पढ़ाया करते थे, उसके बिहेवियर को लेके और सुपरवाइज़र तक से भी पूछताछ की गई है। इस मामले में ब्यौरा ये कहा जा रहा है मैनेजमेंट के द्वारा कि कुछ जल्दी, चूंकि बड़ा ब्यौरा है, 8 साल का पूरा ब्यौरा है, इसे जुटाने में थोड़ा वक्त बिल्कुल, लगता है। ब्यौरा भी बड़ा है, लेकिन वो भी दायरा भी बड़ा है, नेटवर्क भी बड़ा है, एजेंसी को, और चिंताएं भी बड़ी है। ऐसे में जितनी जल्दी खुलासा होगा उतनी जल्दी चीजें साफ होंगी और जो तमाम चुनौतियां हैं, चाहे धर्मांतरण की हो, आंतरिक सुरक्षा की, उनसे निपटा जा सकेगा। ओपी जी बहुत शुक्रिया आपका, विवेक आपका भी बहुत शुक्रिया, रतीश और बलराम आपका भी शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो जांच पड़ताल का दौर चल रहा है और देखने वाली बात होगी, उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि इस पूरे खेल के पीछे का सच क्या है, सरगना कौन है और ये कितना बड़ा खतरा पैदा होने जा रहा था।